मुंबई ड्रग्स कांड में आर्यन को बेल मिल गई, लेकिन सियासी खेल थमा नहीं है। थोड़ी देर पहले मंत्री नवाब मलिक फाइल थामे पूर्व सीएम फडणवीस और उनकी पत्नी के खिलाफ आरोपों की नई खेप जारी कर गए। मलिक ने कहा, ड्रग्स पेडलर से पूर्व सीएम के रिश्ते हैं और वो उनकी पत्नी के वीडियो का फाइनेंसर है। मलिक के आरोपों के फौरन बाद फडणवीस सामने आए और कहा कि खुद मलिक के अंडरवर्ल्ड से संबंध है और दिवाली बाद वो बम फोड़ेंगे। जो तस्वीर मलिक ने दिखाई उसके बारे में फडणवीस ने कहा कि वो 4 साल पुरानी किसी इवेंट्स में ली गई थी। तो कुल मिलाकर अब वार और पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ देखिए नवाब मलिक पहली बार नहीं है, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। हर दूसरे तीसरे दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कई बड़े खुलासे वो कर रहे हैं। वहीं जब आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो सीधे निशाने पर देवेंद्र फडणवीस थे और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी पलटवार का। हम बताना चाहते हैं देश को कि जयदीप राणा जेल में बंद है, ड्रग ट्रैफिकिंग के केस में गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनके रिश्ते महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से भी हैं। ये कह देना कि सार्वजनिक जीवन में कौन किसके साथ तस्वीरें खींच लेता है हमें पता नहीं। तस्वीर तो ऐसी है कि एक दूसरे को तुम शैतान हो, इस तरह की तस्वीर है। देवेंद्र जी के जयदीप राणा के रिश्ते बहुत घनिष्ठ थे। रिवर मार्च ये जो संगठन मुंबई में काम करती है, इस संगठन ने जो रिवर एंथम तैयार किया, उस रिवर एंथम के लिए जो टीम हमारे पास आई थी, उस टीम के क्रिएटिव टीम का एक हायर्ड आदमी, जिसने पूरी टीम ने हमारे साथ उस समय फोटो खिंचवाए और उस व्यक्ति को 4 साल बाद आज एनसीबी ने अरेस्ट किया है। 4 साल पहले का फोटो है। जो देवेंद्र जी का वजह है, वो लगातार एनसीबी ऑफिस में बैठता है। पूरा ड्रग का खेल कहीं ना कहीं देवेंद्र जी के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में चल रहा था, ये स्पष्ट है। और हमें लगता है, हम मांग करते हैं कि जिस तरह से लगातार हाईकोर्ट में लोग जा रहे हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो। वो हिंदी में कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस प्रकार की अवस्था नवाब मलिक की हुई है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है, इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। समीर दाऊद वानखेड़े, जो पिछले 14 साल में इस शहर में लगातार अलग अलग विभाग में काम करता है, उसके भी तबादला करने के पीछे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। और उसे लाया इसीलिए गया कि आप पब्लिसिटी करके नाजायज लोगों को फंसाया जाए और ड्रग का खेल इस मुंबई और गोवा में चलता रहे, इसलिए समीर वानखेड़े को लाया गया। नवाब मलिक, इन्होंने जो आरोप लगाए हैं, ये आरोप हास्यास्पद इस प्रकार के आरोप है। इसका कारण मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यहां पर कि जिस प्रकार से हवा में तीर चलाने का काम वो कर रहे हैं, मैं वापस कहता हूं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और एक बात मैं नवाब मलिक को कह देना चाहता हूं, मैं कांच के घर में नहीं रहता। आज से दिल्ली में नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल खुल गए हैं और इसके लिए डीजीएमए ने सख्त गाइडलाइंस भी जारी की है। बच्चों को कोविड नियमों के प्रति जागरूक करने की हिदायत भी दी गई है। बिना वैक्सीनेशन के स्टाफ को स्कूलों में एंट्री नहीं मिलेगी और न ही बच्चे अपना सामान किसी के साथ शेयर करेंगे। सवेरा हो गया है, चिड़ियां घोंसलों से निकल रही हैं, स्कूल की घंटी बज गई है, बच्चे सब स्कूल जा रहे हैं, हम भी तैयार हैं। स्कूल चले हम, मिलकर स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। आज बच्चों के चेहरे पर खुशियां हैं, उमंग है, उत्साह है। दिल्ली के स्कूल में दोस्तों से मिलने की बेताबी है, स्कूल जाकर पढ़ने की तमन्ना है।
19 महीने के बाद ये मौका मिला है। आज की सुबह बिल्कुल अलग है। आज से नर्सरी से लेकर 8वीं तक के बच्चों की कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। वैसे तो दिल्ली में 9वीं से 12वीं की कक्षाएं पहले से ही चल रही थीं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए आज से बजने लगेंगी घंटियां। कोरोना के इस काल में बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए स्कूल में सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा गया है। दिल्ली में कोरोना के पहले अटैक के बाद लॉकडाउन लग गया, स्कूल बंद हो गए और आज पहली बार नर्सरी की क्लासेस शुरू हो रही हैं। मेरे पीछे आप इन तमाम छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं। इनका स्वागत किया गया है बलून देकर। और आपको बता दें कि यहाँ पर बहुत से ऐसे छोटे बच्चे हैं जो अपने पुराने मित्रों से भी मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर 2 बच्चों से मुलाकात कराते हैं। क्या नाम है आपका? तमन्ना। तमन्ना, आप अपने फ्रेंड से मिले? यस। कितने दिन के बाद? 2 सालों के बाद। तो आज आप क्लास में आए, आपको अच्छा लगा या ऑनलाइन क्लास पसंद थी? ये वाली क्लास बहुत अच्छी लगी। अच्छा। 8वीं तक के बच्चों की क्लास के लिए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA ने कई गाइडलाइंस जारी की हैं। नई गाइडलाइंस के मुताबिक स्कूलों को ये सुनिश्चित करना होगा कि एक समय में एक कक्षा में 50% से ज्यादा बच्चों की उपस्थिति न हो और किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए मजबूर न किया जाए। बिना वैक्सीनेशन के स्टाफ को एंट्री नहीं दी जाएगी। दोपहर के भोजन, किताबों या किसी सामान को शेयर करने की इजाजत नहीं है। स्कूलों ने भी अपने हिसाब से पूरी तैयारियां कर ली हैं ताकि कोविड नियमों का सही से पालन किया जा सके। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो आज पहले दिन स्कूल आए हैं ना, ये स्कूल में पहली बार आए हैं, तो ये बड़ा एक वो है कि इस स्कूल में एडमिशन इनका 1.5 साल पहले हो गया, लेकिन पहली बार स्कूल आने को मिल रहा है। सारे बच्चे बहुत खुश हैं और पेरेंट्स भी अब रिलीफ महसूस कर रहे हैं क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है पढ़ाई का, तो वो नुकसान अब धीरे धीरे रिकवर होगा। अभी हम इनकी इमोशनल वेलबींग और मेडिटेशन, हैप्पीनेस, इस पे काम करेंगे कुछ दिन, उसके बाद इनको मेन पढ़ाई पे शुरू करेंगे। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली में 8वीं तक के सभी स्कूल आज से ही खुल रहे हैं। कई स्कूलों ने दिवाली के बाद 8वीं तक की पढ़ाई शुरू करने का ऐलान किया है। ऑफलाइन के साथ साथ जो बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते उनके लिए ऑनलाइन की कक्षाएं भी चलती रहेंगी। स्कूलों के दोबारा खुलने से शिक्षकों के साथ साथ अभिभावक खुश हैं, लेकिन कुछ अभिभावकों को तीसरी लहर की चिंता सता रही है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के बाद जारी तेज आर्थिक रिकवरी ने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जोश भर दिया है। पिछले साल औंधे मुंह लुढ़कने के बाद इस साल ये सेक्टर प्री कोविड स्तर से आगे निकलने को तैयार है। कोरोना काल में आर्थिक रिकवरी के बारे में आपने कई बार सुना होगा। आर्थिक रिकवरी तेज हो गई या सुस्त हो गई, ये भी कई बार आपकी नजरों के सामने से गुजरा होगा। आखिर क्या है ये आर्थिक रिकवरी और कैसे ये वाकई तेज हुई है, इसकी मिसाल को रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के जरिए समझते हैं। कोरोना काल में जिन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है उनमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी शामिल है। इस सेक्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माने जाने वाली रेस्टोरेंट्स इंडस्ट्री को कोरोना काल में भारी नुकसान हुआ है। 5 लाख सदस्यों वाली नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी NRAI का दावा है कि 2020-21 में फूड सर्विस इंडस्ट्री में 53% की भारी भरकम गिरावट आई थी। इस गिरावट के असर से 25% रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद हो गए थे। इसके साथ ही 24 लाख लोगों की नौकरियां भी कोरोना काल की भेंट चढ़ गई थीं। NRAI का दावा है कि भारत समेत दुनिया भर में कोविड-19 से फूड सर्विस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन इस नुकसान के बाद कैसे आर्थिक रिकवरी का जादू इस सेक्टर पर चला है, आइए अब कुछ आंकड़ों के जरिए ये समझते हैं। दरअसल 2019-20 में देश की रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का आकार 4.2 लाख करोड़ रुपए था। 2020-21 में 53% की गिरावट आने से इस इंडस्ट्री का साइज घटकर 2 लाख करोड़ रुपए रह गया था। लेकिन हालात सामान्य होते ही रेस्टोरेंट उद्योग फिर से पटरी पर लौटने लगा है।
और NRAI के मुताबिक भारत की इंडस्ट्री का आकार अब बढ़कर 4.7 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। यानी प्री कोविड साल 2019-20 के मुकाबले भी ये सेक्टर 10% बढ़ने को तैयार है। सेक्टर का साइज बढ़ने का सीधा मतलब है कि इसकी वर्कफोर्स मौजूदा 73 लाख से ज्यादा हो जाएगी, जिससे काफी लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इस तेजी का असर नजर आने लगा है, क्योंकि कुशमैन एवं वेकफील्ड की रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि अब देश में रिटेल स्पेस की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसका काफी हिस्सा रेस्टोरेंट्स ले रहे हैं। NRAI का कहना है कि इस सेक्टर की रफ्तार को बढ़ाने के लिए और आर्थिक रिकवरी में इसका योगदान बढ़ाने के लिए सरकार को पॉलिसी में बदलाव करना चाहिए। आदित्य के राणा, आज तक। यूपी के हरदोई में अखिलेश यादव ने जिन्ना का नाम लेकर सियासी भूचाल खड़ा कर दिया। अखिलेश यादव ने जिन्ना को गांधी, नेहरू और पटेल की तरह ही आजादी का नायक बता दिया और बीजेपी ने इसे उनकी जिन्नावादी सोच बताया, मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ दिया। धुएं में उड़ाने वाले लोगों को धुएं में उड़ा देना है। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए। यूपी में चुनावी सरगर्मी बढ़ चुकी है और इसी बीच अखिलेश यादव के इस बयान से जिन्ना की एंट्री हो गई है। चुनावी सियासत में जिन्ना का जिन जाग उठा है। गांधी, नेहरू और पटेल के साथ जिन्ना की बराबरी कर अखिलेश यादव ने ताक में बैठी बीजेपी को बड़ा हथियार थमा दिया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए। अखिलेश सरकार वल्लभ भाई पटेल के 146वीं जयंती के मौके पर हरदोई जिले के माधोगंज कस्बे में समाजवादी विजय रथ यात्रा लेकर पहुंचे थे। लौह पुरुष की तारीफ में अखिलेश ने कोई कसर बाकी नहीं रखी, मगर आजादी की लड़ाई में उनके और नेहरू गांधी के साथ जिन्ना को भी बराबर का शरीक बताकर बीजेपी को मुद्दा थमा दिया। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बनकर के आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बने, उन्होंने आजादी दिलाई। उन्हें किसी भी तरीके से किसी का भी संघर्ष करना पड़ा होगा तो वो पीछे नहीं हटे। जातीय और मजहबी राजनीति करने वाले अखिलेश यादव जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं और वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए अखिलेश यादव जी का ज्ञान वसूल करके तो आज मुलायम सिंह जी भी माथा पकड़ लेंगे। ये किस प्रकार की मानसिकता है? देश में इस प्रकार की मानसिकता स्वीकार नहीं की जाएगी। ये सच स्वीकार करना होगा कि मोहम्मद अली जिन्ना इस देश के बंटवारे के लिए खलनायक माना जाता है। बीजेपी ने अखिलेश यादव को उनके ज्ञान और मुस्लिम वोट के अरमान दोनों पर घेरा है। बस यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने, जिसने देश के टुकड़े किए हों विभाजनकारी जिन्ना को, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी से मिला दिया। उनकी विचारधारा से मिलाकर वो उन्होंने ये बता दिया कि अभी देश के अंदर ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो भारत के टुकड़े करने वाले लोगों के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ये समाजवादी नहीं है, ये जिन्नावादी सोच है और इस सोच से पूरे देश के लोगों को बचना होगा और उन्हें पूरे देश से माफी मांगना चाहिए कि देश के महापुरुषों का अपमान किया है। इशारा साफ है कि जिन्ना पर शुरू हुआ नया विवाद जल्दी थमने वाला नहीं है। भले ही अखिलेश यादव ने हरदोई में योगी सरकार को घेरने के लिए कितने ही मुद्दे क्यों नहीं उठाए। अखिलेश ने किसानों की बात की, कहा कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। फैजाबाद में महिला बैंक पीओ सुसाइड केस का जिक्र किया, जिसमें एक आईपीएस अधिकारी का भी नाम है। गोरखपुर में पुलिस रेड में कारोबारी की हत्या पर भी सरकार को घेरा। वहीं अयोध्या को लेकर जहां बीजेपी उन्हें घेर रही है, तो वहीं अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में सीएम आवास में बनाए गए मंदिर की याद दिलाई। आपने दोबारा 2/3 बहुमत दिया, मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया। देखते देखते आसमान को छूने वाला रामलल्ला का मंदिर हम वही बनाएंगे।
ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है कि हमारे घर पे मंदिर कितने हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता ही नहीं है कि जो मुख्यमंत्री आवास है उसमें मैंने मंदिर बनाया जिसमें मुख्यमंत्री जी डेली पूजा करते हैं। जिस मंदिर को समाजवादी सरकार और मैंने बनवाया मुख्यमंत्री आवास में, उसमें मुख्यमंत्री जी डेली पूजा करते हैं। ये बीजेपी को पता ही नहीं है। मगर इस सब के बीच जिन्ना का विवाद तेज होने के आसार हैं। यूपी में जिन्ना को लेकर विवाद पहली बार नहीं हुआ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर पर विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा बयान दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जिन्ना का महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिन्ना को देश का दुश्मन बताया था और कहा था कि देश के दुश्मन के लिए किसी के दिल में जगह नहीं। यूपी चुनाव में मुद्दों की कमी नहीं, मगर सरदार पटेल की जयंती पर अखिलेश यादव के जिन्ना राग ने विरोधियों को मुद्दों से भटककर एक नया एजेंडा खड़ा करने का मौका दे दिया है। प्रशांत पाठक और सत्यम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। योगी सरकार ने T20 वर्ल्ड कप में जीत का जश्न मनाने वालों को जिन्ना कहा था। अब अखिलेश यादव जिन्ना को आजादी का नायक बता रहे हैं। और चुनाव से पहले जिन्ना के जिन को बोतल से निकालना अखिलेश यादव के लिए मुश्किल का सबब बन चुका है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। अखिलेश ने जिन्ना को आजादी का नायक ऐसे वक्त में बताया है जब T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों के खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाई जा रही है। पंचायत आज तक के कार्यक्रम में सीएम योगी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर साफ कर दिया कि किसी देश के समर्थन में नारेबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान के प्रति उन्हें नतमस्तक भी होना पड़ेगा। हिंदुस्तान के प्रति उन्हें हर हाल में अपने सम्मान को व्यक्त भी करना पड़ेगा। मैच होते हैं, हार जीत होती है किसी भी मैच में, लेकिन अगर दुश्मन देश के प्रति समर्थन व्यक्त करोगे तो उसी कठोरता के साथ कुचल दे जाओगे जिस के हकदार बनोगे। 24 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान के बीच T20 वर्ल्ड कप का मैच खेला गया था। इस मैच में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया था। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों के खिलाफ यूपी पुलिस ने 5 जिलों में कार्रवाई की। कुल 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सीएम योगी ने कहा कि उनके खिलाफ देशद्रोह की धारा लगाई जाएगी। पंचायत आज तक में जहां सीएम योगी ने ऐसे लोगों को सख्त चेतावनी दी, तो वहीं सहारनपुर में सभा कर रहे ओवैसी ने कहा, योगी आदित्यनाथ सब पर देशद्रोही का मुकदमा लगा देते हैं। नहीं, वो क्यों पटाखे फोड़ा, वो क्यों खुशी मनाया? अरे बाबा, देशद्रोही का मुकदमा उसी वक्त लग सकता है जब तशद्दुद होता है। कानून को हाथ में बंद लेने की छूट किसी को नहीं देंगे। अगर हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान के प्रति उन्हें नतमस्तक भी होना पड़ेगा। हिंदुस्तान के प्रति उन्हें हर हाल में अपने सम्मान को व्यक्त भी करना पड़ेगा। मैच होते हैं, हार जीत होती है किसी भी मैच में, लेकिन अगर दुश्मन देश के प्रति समर्थन व्यक्त करोगे तो उसी कठोरता के साथ कुचल दे जाओगे जिस के हकदार बनोगे। और हम अराजकता और अव्यवस्था फैलाने की छूट किसी को भी नहीं देंगे। पाकिस्तान की जीत पर पटाखों का शोर अभी थमा भी नहीं था कि अखिलेश यादव ने जिन्ना का जिक्र कर नया तूफान खड़ा कर दिया है। उनका ये बयान बीजेपी को कितना रास आ रहा होगा, ये इस बयान से साफ हो जाएगा। पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने वालों को यूपी के उप मुख्यमंत्री
केशव प्रसाद मौर्य ने जिन्ना करार दिया था। जश्न मनाने वाले हैं भारत की मतलब एक तरह से खेल में अगर भारत की पराजय हो जाए और पाकिस्तान की जीत हो जाए, और पाकिस्तान की जीत में जो खुशी मनाते हैं तो उनके अंदर तो जिन्ना की ही आत्मा वास करती है, ऐसा मैं मानूंगा। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए और कार्रवाई हो भी रही है। भगत सिंह से लेकर आजाद हिंद फौज के सैनिकों के मुकदमे लड़ने वाले आसफ अली भी उनमें से एक थे। अखिलेश यादव चाहते तो आसफ अली का भी नाम ले सकते थे, मगर उनकी जुबान से जिन्ना का ही नाम निकला, जिसे लपकने में बीजेपी ने देर नहीं की और उसे उनकी तुष्टीकरण की पराकाष्ठा बता रही है। प्रशांत पाठक और सत्यम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। यूपी में चुनावी पारा आसमान पर है। शय और मात के खेल शुरू हो गए हैं, दावों और नारों के हमले हो रहे हैं। बीजेपी एक बार फिर 300 पार सीटों पर जीत की हुंकार भर रही है। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई कहे पर। यूपी में कोई भी मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार शपथ नहीं ले पाया, तो क्या इस बार योगी इतिहास बदलेंगे? यूपी में चुनावी बिगुल फूंकते हुए बीजेपी ने फिर से 300 पार का नारा दिया है। फिर से योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने की हुंकार भरी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। यूपी में फिर से 300 पार का संकल्प का मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। हिंदुत्व के नारे ने 2017 में बीजेपी को सबसे बड़ी जीत दिलाई थी। इस बार भी चुनावी नारा हिंदुत्व का ही बन गया। योगी आदित्यनाथ ने अब्बाजान की सियासत शुरू की तो बीजेपी के चुनावी चाणक्य ने फिर से कैराना तक चुनावी लाइन खींच दी। उत्तर प्रदेश के अंदर कई साल तक ये सपा बसपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की। पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। हर जिले में दो तीन बाहुबली थे। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूं, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई कहे पर। अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। राम मंदिर को बीजेपी आस्था का प्रतीक बताती रही है, लेकिन यह मुद्दा हर चुनाव में छाया रहा। इस बार भी राम मंदिर के बहाने बीजेपी ने विपक्ष को निशाने पर लिया। ये अखिलेश एंड कंपनी 2014, 17 और 19 में हमें ताने लगाती थी, मंदिर वही बनाएंगे, तिथि कभी नहीं बताएंगे। अखिलेश बाबू, तिथि बताना नहीं, मंदिर की नींव भी डाल दी है। आप तो 5,000 रुपया देने से भी चूक गए। और मैं आपको याद कराने आया हूं, एक जमाना था आपके पार्टी की सरकार थी, निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने का काम किया था। आज वही यह सरकार, वही राज्य है और रामलल्ला शान के साथ एक गगनचुंबी मंदिर के अंदर विराजमान होने वाले हैं। कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। वह गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो या फिर भारत के आन मान और शान के प्रतीक, भारत की एकता अखंडता को एक
भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने का कारण रहा हो, या फिर 500 वर्षों के उस कलंक को जिसको लेकर के प्रत्येक भारतीय के मन में टीस थी कि अयोध्या में काश भगवान राम का मंदिर बन गया होता तो क्या होता, और वह भी करके दिखा। 2014 के बाद से बीजेपी यूपी में लगातार अपनी बढ़त बढ़ाई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में 42.63% वोट मिला। 2017 के विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन बीजेपी को बम्पर जीत मिली। पहली बार कोई पार्टी 317 सीटें हासिल की। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी ने 49% से ज्यादा वोट हासिल कर विरोधियों को कहीं का नहीं छोड़ा। अब देखना है कि यूपी में बीजेपी की जीत का घोड़ा इसी रफ्तार से भागता है या फिर कोई इस पर लगाम लगाता है। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर रविवार को अमित शाह ने केवड़िया में देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। और इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि सरदार पटेल ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि भारत की एकता को कोई खत्म नहीं कर सकता। एक अखंड भारत का निर्माण हमारे सरदार पटेल ने किया था। सदियों में कभी कोई एक ही सरदार बन पाता है। सच ही है, सदियों में ही कोई एक सरदार बन पाता है, जिसके दिल में राष्ट्रभक्ति का जज्बा हो, जिसके मन में देश सेवा का जुनून हो, जिसकी सोच भारत की एकता के भाव से शुरू होती हो और जिसका जीवन देश की अखंडता के लिए समर्पित रहा हो। राष्ट्र के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर गृह मंत्री अमित शाह केवड़िया पहुंचे और सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने सरदार पटेल के विचारों को याद किया और कहा कि पटेल के मजबूत इरादों ने देश को खंड खंड करने का मंसूबा ध्वस्त कर दिया। आजादी के बाद उनके योगदान को उचित सम्मान, उनके योगदान को उचित स्थान कभी नहीं मिला, मगर ना उनको भारत रत्न दिया गया, ना उनको उचित सम्मान दिया गया, मगर कहते हैं कि सूर्य को कितनी देर बादल ढक कर रख सकता है। परिस्थितियां बदली, देश बदला, आज सरदार साहब को भारत रत्न भी मिला है और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब की हम सब की नजर के सामने है। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर केवड़िया में कई कार्यक्रम हुए। जवानों ने भव्य परेड की, सीआईएसएफ के साइकिल सवारों ने रैली निकाली, तो पुलिस बल के 101 बाइकर्स ने परेड में हिस्सा लिया। 1170 किलोमीटर का इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सरदार पटेल की जयंती पर वीडियो संदेश जारी किया, पटेल को श्रद्धांजलि दी और उनके योगदान को याद किया। ऐसे राष्ट्र नायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज देश अपनी श्रद्धांजलि दे रहा है। सरदार पटेल जी सिर्फ इतिहास में ही नहीं बल्कि हम देशवासियों के हृदय में भी हैं। सरदार पटेल का पूरा जीवन दृढ़ इच्छा शक्ति, लौह नेतृत्व और अदम्य राष्ट्र प्रेम की मिसाल रहा है और उनकी जयंती पर गृह मंत्री ने राष्ट्रभक्ति के इसी संदेश को पूरे देश में फैलाने की अपील की है। केवड़िया से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो।